जोहार जोहार फुलोदी जोहार परतुदा। बताओ रे कैसा नहीं सब वैसे बेस है, हमरे कर किसान भाई बहन मन भी सब बढ़िया है और इंतजार करत हैं कि कखन ले मन कर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन अच्छा जानकारी लेके आवे। एकदम बिल्कुल सही कहती। तो चलो किसान भाई बहन एकरे संगे संगे हमरे रारियन मन कर करत स्वागत हमरे कर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में जी। तो चलो सबसे पहले हमरे जानकारी लेविला कृषि समाचार से बहुत तमाम तरह कर जानकारी लेविला खेती बाड़ी कर संबंध में और साथे साथे जानी ला कि एखन साग सब्जी कर का मंडी में भाव चलत है और ओकर साथे साथे मौसम कर हालचाल भी जाने ला। जी बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में शुरू की गई है एसएमएस सेवा। अपने मवेशियों का बीमा कराकर पशुपालक हो सकते हैं लाभान्वित। मूंगफली के दानों को आसानी से और कम समय में छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। इधर पिछले कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से हुआ है, जिस कारण कृषि कार्य भी प्रभावित हुआ है। खेती बाड़ी के दौरान किसानों के सामने कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य में एसएमएस सेवा शुरू की गई है। वैसे तो राज्य में किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे फोन द्वारा वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और विभिन्न समाचार पत्रों में अपनी समस्याएं भेजकर समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ राज्य में किसानों के कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एसएमएस सेवा शुरू की गई है। इससे कृषकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। इस योजना से फिलहाल 10,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा करवाकर किसान निश्चिंत होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में धान की कटाई के बाद रबी में तिलहनी फसलों में सरसों और राई प्रमुखता से उपजाई जाती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सरसों के लिए NPJ 112 और राई के लिए PT 303 नामक उन्नत प्रभेद किसान लगाएं तो बेहतर उत्पादन पा सकते हैं। आप सरसों या राई दोनों की अगर आप करना चाह रहे हैं तो सरसों में आप किस्म नोट कर लें आप कहीं कि NPJ 112 जो बहुत ही अच्छी किस्म है उसको आप लगा सकते हैं और ये 60 से 65 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और खेत की जुताई वगैरह बढ़िया से करके 2-3 जुताई आप इसको या तो छींटा लगा दें आप और या तो हल्के पीछे लगा करके इसको ये कर सकते हैं। दूसरी किस्म है तोरिया या राई की, वो PT 303, इसको आप जो है ले करके दोनों विधि से या तो छींटा कर सकते हैं आप या तो जो है हल्के पीछे भी इसको बुआई करके जो है अच्छी उपज ले सकते हैं। सुकर पालक जाड़े के दिनों में अपने पाले हुए सुकरों का विशेष ख्याल रखें। जाड़े के कारण उनकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है, इसलिए उन्हें संतुलित आहार देने की आवश्यकता है। साथ ही टीकाकरण समय पर कराएं और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। इन सब बातों के साथ सुकर पालन में और क्या बेहतर तकनीक अपनाएं ताकि सुकर स्वस्थ रहें, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे जो किसान भाई जो सुकर पालक हैं उनको ये ध्यान पे रखना चाहिए कि जाड़े के प्रारंभ में सुकर को अगर भोजन में कुछ संतुलित आहार अगर नहीं अब तक दे पा रहे हो, अगर सिर्फ उसे होटल के जूठन से ही या कुछ हल्का फुल्का आहार पे ही काम चला रहे हो, तो कम से कम इस मौसम में संतुलित आहार किसान भाई उसे दे। संतुलित आहार के साथ जहाँ तक संभव हो सके कुछ विटामिन मिनरल उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए
तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हां, आज के इस अंक में हम मिलवाते हैं एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। हम यहाँ कृषि वैज्ञानिक केंद्र से जगन्नाथपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। एक बार नहीं, 4-5 बार हम आ चुके हैं यहाँ पर, और हम खेती का काम करते हैं और किसान मित्र का भी हैं। और पहले दानी करते थे, वो पुराना विधि से, मेरा दादा लोग जैसे खेती करते थे वैसे ही खेती करते थे। उसमें हम लोग देखे हैं जितना उपज जो होने का था उतना उपज नहीं हो पाता है। अभी यहाँ से प्रशिक्षण लेकर हम समझे और श्री विधि द्वारा हम खेती किए, जहाँ हम लोग का 1 पूड़ा होता था और यहाँ से जो हम श्री विधि द्वारा हम खेती करते हैं तो 4 पूड़ा हो जाता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें कमोबेश नरमी का ही रुख रहा। उधर सब्जी मंडियों में चली आ रही तेजी जारी है। हरी सब्जियों की बाजार में अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी की संभावना है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4400 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो परतुदा ई जानकारी पाए के तो हमके बुझात है कि हमरे घर किसान भाई बहन मन के बहुत फायदा पहुंची। घर बैठले बहुत अच्छा अच्छा जानकारी मिल एकदम बिल्कुल सही कहती। तुरता तुरती में इतना अच्छा खबर मिल जाएगा हमरे घर किसान भाई मन के कि कहक न खे एकदम। तो फुलोदी एखन जानकारी तो और हुई, लेकिन ओकर से पहले कुछ छोटे कुन विराम तो ले ले। हाँ एकदम सही बात बोलती। तो किसान भाई मन चलो हमरे लेवती छोटे कुन विराम। रावरे मन कहीं मत जाओ, हमरे तुरते घूर के आवती रावरिन से मिलती। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परतुदा, राउरो स्वागत है। राउर कर भी स्वागत है उलती। तो परतुदा एखन अगर सरसों कर बारे में अगर जानकारी मिल जाए तो कैसा रही? एकदम बिल्कुल सही कहती। धान कटनी कर समय भी हो गया कि यार एखन टाण में तो हमरे के किसान भाई मन सरसों कर बुनाई भी कर चुके। जी बिल्कुल। और ओकर खेती करे ना हमरे कर झारखंड कर किसान भाई मन जी। तो लेकिन ओकर उन्नत खेती कैसे करबे, का उपयोग करबे, कौन कौन सा दवा का छिड़काव करबे, कैसे खेत का जुताई करबे, और यह सब के बारे में जानकारी लेवत जी। बहुत बढ़िया एकदम रौरे कहली परतुदा। तो काले देरी करब चलो सीधे हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर भूषण प्रसाद सिंह के पास चला थी और जाना थी कि सरसों कर उन्नत खेती हमरे कर किसान मन कैसे करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रबी मौसम में सरसों की उन्नत खेती किस प्रकार की जाए, और इस विषय पर हमें जानकारी देंगे सस्य वैज्ञानिक भूषण प्रसाद सिंह जी। भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों। भूषण जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि रबी का मौसम आ रहा है, वो सरसों की उन्नत खेती के लिए किस प्रकार तैयारी करें? जैसा अभी जो मौसम, धान का मौसम अब ख़त्म हो रहा है, इसमें अब इसकी कटाई के बाद या जिनके पास ऊपरी भूमि अभी खाली हो, उनके लिए उपयुक्त होगा कि वो सरसों की खेती करें और सरसों उसमें लगाएं। ये जिससे कि एक हमारे पास तिलहन फसल का उपज मिल सके। इसमें जो मुख्य बात है, अपने सबसे पहले ज़मीन की तैयारी किसान भाई अच्छे तरीके से करें। ये मुख्य होता है क्योंकि उसके जर्मिनेशन में, उसके अंकुरन में उसको दिक्कत ना हो। ये इस बात को किसान भाई ध्यान रखें। जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी, इतनी पतली मिट्टी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा उसका जर्मिनेशन होगा, अंकुरन होगा और वो फसल वहाँ पे अच्छा तैयार होगा। इस बात को ध्यान में रखें। और दूसरी बात है कि जब जर्मिनेशन का हो समय बुआई के बाद, उस वक्त उसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन उसका जो है वो प्रभावित हो। ये इसके साथ खेती के लिए जो ज़रूरी चीज़ होता है, वो सरसों में उसका बीज दर जो है वो उपयुक्त होना चाहिए। अगर बीज दर आपका ज़्यादा होगा तो पौधे की संख्या ज़्यादा होगी और वो फिर उस जगह पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप बीज डालें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और चूँकि बीज काफ़ी पतला होता है, इसलिए किसान भाई उसमें बीज में बालू या मिट्टी को महीन करके उसके साथ मिला लें और फिर उसकी बुआई करें। दोनों तरह से कर सकते हैं और वैसे कतार में करें, लाइन बना के करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे उनको अच्छा पौधा मिलेगा और स्वस्थ पौधा मिलेगा। जी, इससे पौधे की दूरी बराबर बने रहेगी। पौधे की दूरी वो निश्चित रखना वो ज़रूरी है। ये इसमें जिससे कि पौधे की संख्या नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पौधे की संख्या अधिक होगी तो उस जगह पौधे का जो स्वस्थ होना जो है वो थोड़ा सा मतलब अच्छे पौधे नहीं मिल पाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है जो बीज दर जो है निश्चित वो रखें। बहुत ज़्यादा बीज देने के बाद समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी भूषण जी, ये बात हो गई खेत की तैयारी की, बीज के खेतों में फैलाने के बारे में। और हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? हाँ, इसमें बीज जो है, इसमें बहुत सारे किस्म बाज़ार में भी उपलब्ध हैं। वैसे हमारे विश्वविद्यालय से जो शिवानी नाम की जो वैरायटी है, जो किस्म है, वो काफ़ी अच्छी है, उसकी खेती कर सकते हैं। बाज़ार में दूसरी किस्म भी है, जैसे महक है या पूसा जय किसान ले सकते हैं। पुराने वैरायटी में इस तरह से वो उसकी खेती कर सकते हैं। पूसा अग्रणी है। इन सब किस्मों का, इनमें से जो भी पूसा जय किसान या शिवानी काफ़ी अच्छी किस्म है, इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाई। जी, ये तो हो गए बीज चयन की बात। हमारे किसान भाई जो अगर बीजों का चयन करके उसे खेतों में लगा देते हैं तो सिंचाई उनको कब कब करनी चाहिए? हाँ, इसमें दो चीज़ है। जो एक तो सिंचाई की जो ज़रूरत है, वैसे सिंचाई तो जब पौधे को ज़रूरत हो और जब उसमें नमी की कमी हो तो किसी भी पौधे में, किसी भी फसल में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो है उस जगह किसी, खास करके सरसों में, जब उसमें फूल आने से पहले पानी की कमी ना हो और दाना भरने वक्त
ये दो मुख्य अवस्था है जहाँ पे उस पौधे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले का जो अवस्था है, जो शुरुआती अवस्था में जब पौधे की बढ़वार होती है, उस वक्त जो है वहाँ पे किसानों को चाहिए कि उस जगह समुचित नमी को बनाए रखें, जो पौधे के लिए ज़रूरी है, और इससे हम अपने पौधे का उपज अच्छा ले सकते हैं। इसके बाद जो है उसमें उर्वरक का जहाँ तक प्रयोग का बात है, तो तेलहनी फसल होने के कारण अगर सल्फ़र का किसान बंधु इसमें उपयोग करें तो वो बहुत ही उपयुक्त होगा, और उससे तेल की मात्रा जो है सरसों फसल में वो बढ़ जाएगी। जो अनुशंसित मात्रा है सरसों के लिए, उसमें आप नाइट्रोजन को 40 किलोग्राम, फास्फोरस को 60 किलोग्राम और पोटास को, म्यूरेट ऑफ पोटास को 20 किलोग्राम और सल्फ़र को आप 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग में ला सकते हैं। ये मात्रा देनी चाहिए। जैसा हम बतला रहे हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फ़र, ये चारों मुख्य पोषक तत्व हैं, तो इनकी मात्रा उनको 40, 60, 20 और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से देना उचित होगा। भूषण जी, हमारे किसान भाई जो सरसों की खेती करना चाहते हैं, वो इसके अलावा और किन बातों का ध्यान रखेंगे? जैसा हम बतलाए कि उर्वरक और जल कैसे उसको पानी का समुचित प्रबंधन किया जाए, उसके बाद जो है बीज का दर क्या होना चाहिए, कौन सी किस्म उपयुक्त है, ये सब तो हम बात कर चुके हैं। इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि उसमें जब लाही का प्रकोप होता है, उस वक्त किसानों को ध्यान रखना चाहिए। जब मौसम जो ख़राब रहता है और बदरी छाया रहता है, गर्म और ठंडा का प्रवेश होता है, तो सबसे आसान उपाय है कि उसमें अविलंब जितना जल्दी हो सके किसानों को अपने फसल में सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे कि उसको रोका जा सके। ये समस्या से किसान बच सकते हैं। और ये एक चीज़ और है कि पौधे का जो है नियंत्रण, संख्या का नियंत्रण जो है उसको करना ज़रूरी है। जो पौधे की संख्या जो है वो निश्चित रहे, तो थिनिंग जो है हम लोग कहते हैं, उसमें पौधे की संख्या को कंट्रोल करने के लिए वो ज़रूरी है, उसको सही रखने के लिए, जिससे किसान अधिक उपज पा सकते हैं। और हम जहाँ तक ये बात किए हैं, जो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें किसान भाई कि सल्फ़र का उपयोग उसमें ज़रूर करें। जहाँ तक कीड़े का प्रकोप है, उसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे है मोनोक्रोटोफॉस का उपयोग आप वहाँ पे कर सकते हैं, या क्लोरपायरीफॉस का उपयोग। क्लोरपायरीफॉस आप 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर मिला के उसका घोल बना के और आप स्प्रे कर दें, तो आप इससे काफ़ी लाभ फसलों को होगा। इसमें जो सरसों में खेती की जो बात है, तो ये हमेशा ध्यान रखें किसान भाई, जो बुआई करते वक्त उस जगह हम सबसे पहले बोले कि मॉइस्चर की, नमी की कमी ना हो। तो और दूसरी बात है कि बुआई करने के 15 से 20 दिनों के बीच में उस जगह पे सिंचाई का व्यवस्था करें। उस जगह अगर नमी ना हो खेतों में, और जैसा रबी का मौसम है, तो उस जगह सिंचाई अवश्य दें। और दूसरा जो बोले हैं कि फूल के समय और दाना भरने के वक्त ये सिंचाई उपयुक्त माना जाता है, और इस अवस्था में सिंचाई करके आप फसल की प्राप्ति अधिक से अधिक कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आप सल्फ़र का घोल बना के उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो सल्फ़र का स्प्रे करने से हमारे फसलों में तेल की मात्रा अधिक होगी और किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आप भूषण प्रसाद द्वारा दी गई जानकारी का लाभ प्राप्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरसों के उत्पादन को प्राप्त कर पाएंगे। भूषण जी, आपने हमारे किसान भाइयों को सरसों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो पर तो दाई सरसों कर उन्नत खेती के बारे में तो जानकारी मिल गया, लेकिन गेहूं कर अगर उन्नत खेती के बारे में अगर जानकारी मिली तो बहुत बढ़िया बात है। तो काले के किसान भाई मैंने खन धान काट के गेहूं कर फसल लगावे। जी बिल्कुल। और गेहूं कर फसल कैसे लगावे, माने खेत कर चुनाव कैसे करवाएं, खेत कर तैयारी कैसे करवाएं, जोताई कैसे करवाएं, और साथ ही साथ कौन सा बीज लगावे जेकर से कि ज्यादा से ज्यादा फसल हो सके। एकदम, ज्यादा से ज्यादा फसल होगी तो मुनाफा भी ज्यादा कमावे हमारे किसान भाई। बीज का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहते। चलो यह सब विषय के बारे में जानकारी लेवती हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा में। और आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए विषय चुना है कि गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के
कृषि वैज्ञानिक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, क्योंकि अभी धान का खेती जो है लगा हुआ है और धान की खेती के बाद जो है हमारे किसान भाई जो गेहूं लगाने वाले हैं वो वैज्ञानिक तरीके से गेहूं की खेती कैसे करेंगे, इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से बताएं। अभी जो मौसम है वो धान परिपक्व होने की स्थिति में है। कुछ दिन बाद धान जो है कटेगा, उसके बाद गेहूं की खेती किसान भाई कर सकते हैं। तो इसके लिए है कि सब जो सही समय है वो गेहूं की बुआई का 15 अक्टूबर से 15 पूरे नवंबर तक है, ये सही समय है। उसके बाद विलम्ब से भी किसान भाई बुआई कर सकते हैं। 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इस लेट बुआई भी किया जा सकता है। इसमें भी किसान भाई अच्छा उपज ले सकते हैं। ये तो बुआई की बात हो गई, लेकिन वो पहले खेतों की तैयारी कैसे करेंगे? धान कटने के बाद किसान भाई जो नमी बचा रहता है खेत में, उसमें पहले 2-3 जुताई कर लें। सबसे पहले तो मोल हल से जुताई करें, उसके बाद रिजर्व प्लाव से देसी हल से खेत की जुताई कर लें। मिट्टी एकदम भुरभुरा हो जाना चाहिए। उसके बाद पाटा दे दें। अंतिम जुताई के समय ही जो खाद की मात्रा होती है, रासायनिक खाद, नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास, तीनों को खेत में समान रूप से डाल दें। उसमें नाइट्रोजन की जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को खेत के अंतिम जुताई के समय पाटा देने के पहले डाल दें। ये तो हो गई खेतों की तैयारी की बात। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि उन्नत बीज क्या होगी लगाने के लिए? उन्नत गेहूं के लिए जो इस क्षेत्र में अनुशंसित किस्में हैं उसमें K9107, उसके बाद PBW434, PBW590, इसके अलावा DBW39, CBW38, ये सब जो किस्में हैं अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं और यहाँ उसका जो परफॉर्मेंस है अच्छा पाया गया है। अब हमारे किसान भाई जब खेतों में बुआई कर देते हैं तो रासायनिक खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए बुआई के समय? नहीं, बुआई के पहले तो एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो बीज है उसको पहले बीज उपचार कर लें। बीज उपचार के लिए जो है यहाँ दीमक का पहले ज़्यादा प्रयोग ये अटैक होता है, तो दीमक के अटैक से बचने के लिए किसान भाई क्लोरीपाइरिफॉस नाम का जो दवा है BCC, उसका 5 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल कर 1 kg बीज में अच्छी तरह से सान लें। और इसके बाद जो है फफूंदनाशी एक दवा है विटावैक्स, उसका 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के दर से उसको उपचार कर लें। नरेश जी, जहाँ तक खाद की बात है तो खेत के तैयारी के समय ही, अंतिम जुताई के समय ही खेत में 5 से 10 टन आप सड़ा हुआ गोबर खाद खेत में अवश्य डालें, रासायनिक खाद के अलावा। इसके बाद जो है एक और जीवाणु खाद का भी इसमें जो एजोटोबैक्टर जीवाणु है वो उससे भी आप बीज उपचार करेंगे तो ये करीब 30 किलो नाइट्रोजन का इससे बचत होता है। वो आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधा को देता है। ये जो एजोटोबैक्टर जो ये जीवाणु खाद है इससे जो है अंकुरन भी बढ़िया होता है। इसमें जो जड़ में फफूंद रोग लगने की संभावना होती है वो भी कम जाता है और नाइट्रोजन का तो बचत है ही, इससे जो आपका फसल का बढ़वार जो है वो भी बढ़िया होता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गेहूं की खेती लगाने की विधि क्या होगी? गेहूं जो है उसका बीज दर मुख्य है। बीज दर अगर समय से बुआई करते हैं, यानी 15 अक्टूबर से नवंबर, पूरे नवंबर तक अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें प्रति एकड़ 50 किलो बीज का ज़रूरत होता है। अगर इसके बाद बुआई करते हैं दिसंबर में तो उसमें 60 किलो बीज बोते हैं। बीज की मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है और ये जो है दूरी कतार से कतार समय से अगर बुआई करते हैं तो उसमें 20 से 22 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं। और अगर विलम्ब से बुआई यानी दिसंबर में बुआई करते हैं तो उसमें हम लोग 18 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं।
डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि खरपतवार का नियंत्रण वो कैसे करेंगे। जब गेहूं का फसल लगभग 25 दिन से 1 महीना के आसपास जब होता है तो उसमें खरपतवारों की संख्या में वृद्धि होती है। मुख्य रूप से यहाँ जो खरपतवार है वो चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ, जंगली गाजर और कृष्णनील, ये सब ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक जो है गेहूं का मामा जिसको गुल्ली डंटा बोलते हैं, फेड्रिस माइनर, उसका भी बहुत प्रकोप देखा गया है। तो इसके नियंत्रण के लिए तो हम लोग डच्छों से एक बार निराई गुड़ाई करते हैं। अगर वो संभव नहीं है तो फिर रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि 1.5 किलोग्राम आइसोप्रोटेरॉन नाम का खरपतवार नाशी और उसके साथ आधा लीटर 2,4-D का मिश्रण बना करके प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल करके और उसको स्प्रे कर देते हैं। इससे जो है दोनों तरह के खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। ये तो बात हो गई खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि गेहूं की खेती करने के लिए सिंचाई कितना ज़रूरी है और कितनी बार करनी चाहिए। झारखंड में जो मिट्टी है उसमें जल धारण क्षमता इस मिट्टी में कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला सिंचाई जो है, जो सबसे ज़रूरी है, वो क्राउन रूट इनिशिएशन जो 21 दिन पर आता है, उस समय अत्यंत ज़रूरी है। और यहाँ के मिट्टी के हिसाब से गेहूं में अगर समय से बुआई किया गया हो तो उसमें कम से कम 5-6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर विलम्ब से बुआई किया गया हो तो लगभग मार्च के आसपास, तो लगभग हर सप्ताह में ही इसका ज़रूरत पड़ेगा सिंचाई का। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने धान के कटने के बाद गेहूं की खेती के करने की विधि आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। आप इन जानकारियों का सही इस्तेमाल करेंगे तो गेहूं की फसल अच्छी उपज होगी। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरेश जी, और सभी किसान भाइयों को जोहार। देखली पर तुदा गेहूं कर खेती कर बारे में इतना बढ़िया जानकारी मिल गया, और साथ ही कर से पहले सरसों कर खेती कर बारे में भी जानकारी मिल गया। तो जानकारी कर तो सिलसिला इसमें चलती रही, लेकिन समय है कि जी इजाजत नहीं देवेला। जी बिल्कुल। तो किसान भाई मन, हमरे कर कार्यक्रम रावण मन के कैसन लागल, इकर बारे में कोई सुझाव हुई या फिर खेती बाड़ी से जुड़ल कोई ऐसी समस्या हुई या फिर रावण मन फिर ऐसा कोई जानकारी हुई जेके हमरे नहीं जानीला, तो इकर ले जरूर से जरूर हमरे के खत लिख भेजो। जी बिल्कुल। और खत लिखे ले रावण मन के पता कर आवश्यकता पड़ी तो फटाफट पता नोट कर लो। हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो ये है हमरे के कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। अगले अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी लेके फिर से हाजिर हो। तब तक ले हमरे के टीम के यहीं पर देव इजाजत। जोहार।